दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आखिर कोर्ट कैसे डिसाइड करता है आपका मेंटेनेंस भरण पोषण जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है, कैसे नहीं डिसाइड होते। इसमें मैं कौन कौन से ऐसे पॉइंटों पे बात करूंगा पहले ही आपको मैं बता देता हूं, इस वजह से आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना। सबसे पहला पॉइंट आता है जो मैक्सिमम लोगों का सवाल आता रहता है कि सर मैं बेरोजगार हूँ, बिल्कुल भी मेरी इनकम नहीं है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करती है मेंटेनेंस, क्या मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पहला सवाल जो कि मैक्सिमम लोगों का आता रहता है। सेकंड सवाल ये आता है दोस्तों मैक्सिमम लोगों को कि साहब मेरी तो लोन वगैरह चल रही है, मेरे तो घरवार परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या मुझे कितना मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। थर्ड सवाल जो दोस्तों आता है मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि डिसाइड कितना परसेंटेज तक होता है मेंटेनेंस और कैसे कैलकुलेट करती है कि इतना परसेंट तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मान लीजिए मेरी सरकारी जॉब नहीं, प्राइवेट मेरा बिजनेस है, तो कैसे डिसाइड होता है, सरकारी का कैसे डिसाइड होता है। इन सब चीज़ों को भी मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। और फोर्थ ये चीज़ मैं इंक्लूड करता हूँ कि मान लीजिए लड़की के माँ बाप अच्छे पैसे वाले हैं, तो मैं क्यों भरण पोषण दूँ, क्या वहाँ से वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, 4 ये ग्राउंड एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड है और 5वां ग्राउंड है अगर मैं मेंटेनेंस नहीं देता हूँ तो कितनी जेल मुझे हो सकती है। 5 ऐसे ग्राउंड पे आज की इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों जो पूरे इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग भी होती है उसके भी अपन एंड में बात जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक होता है, आप फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, अगर मैं बेरोजगार हूँ, मेरी इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार की मेरी इनकम सोर्स नहीं है, तो मेरा मेंटेनेंस कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट। देखिए अगर आप देखो बेरोजगार है कहीं से भी, मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप बेरोजगार है, तो ये भी एक कंपलसरी बात होगी कि आपकी मिसेज भी जॉब नहीं करती होगी, आपकी मिसेज भी एक हाउस वाइफ जरूर होगी, ठीक है। अभी आपका किस्मत है, कई बार क्या होता है कि पति बेरोजगार होता है लेकिन वाइफ जॉब करती है, तो आप वाइफ से भी मेंटेनेंस ले सकते हो। उनके लिए आप अपोजिट चले जाए, आप वाइफ सेक्शन 24 लगा के भी मेंटेनेंस ले सकते हो अगर आप बेरोजगार है, अगर आपकी मिसेज जॉब कर रही है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये आ जाती है कि आप बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो, लेकिन आपकी पत्नी हाउस वाइफ है और बच्चे हैं उस सिचुएशन में, तो कैसे डिसाइड करेगा। देखो यहाँ पे आता है बेरोजगार एक्ट। मिनिमम जो बेरोजगारी होती है, जो आपके साथ जो बेरोजगारी आप कर रहे हो, इसमें दिन दहाड़ी मजदूरी एक्ट होता है। यहाँ पे मिनिमम वेज मजदूरी एक्ट को यूज़ करता है, हमेशा कैलकुलेट करता है। पर डे जो एक मिनिमम आपकी मजदूरी है आज की डेट पे किसी भी इंसान की, एक नॉर्मल इंसान जो एजुकेटेड भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दिन दहाड़ी करता है, वो एक मजदूरी करता है, तो मिनिमम टू मिनिमम वो कितनी मजदूरी कर सकता है, मतलब आपका मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 10,000 तो कोर्ट मान ही लेता है कि 350 रुपये के हिसाब से पर डे आज एक इंसान कमा सकता है। भले आप जॉब करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपकी इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो मिनिमम टू मिनिमम आपका 10,000 का पेमेंट माना जाएगा, मतलब मजदूरी के अनुसार पर डे की मजदूरी कितनी है उसके अनुसार, और आपका उसमें डिसाइड कर दिया जाएगा 20 से 25% तक, अगर बच्चे हैं तो 33% तक भी बन सकता है, मतलब 2,500 से लेकर 3,500 तक का आपका मेंटेनेंस बन सकता है यहाँ तक। जी हाँ दोस्तों, तो ये होता है जो कि इनकम सोर्स के बारे में जब बार बार पूछते रहते हैं उनका किसी प्रकार से। अगर आपका कोई एफडी वगैरह कुछ हो रखा है, आपके पास कार गाड़ी अच्छी है, आप अच्छी पर्सनल लाइफ जी रहे हो, तो फिर कोर्ट आगे उसको डिसाइड करेगा। ये सब एविडेंस आपकी वाइफ दे सकती है इसमें। हालांकि आज की डेट पे तो एफिडेविट लगता है दोनों पार्टी का, जिसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है। तो पहला कंफ्यूज जो आपका था वो क्लियरली हो गया होगा। सेकंड सवाल ये आता है कि मान लीजिए मेरी लोन वगैरह चल रही है, सब कुछ चल रही है, ठीक है, और मेरे परिवार मेरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस सेकंड सवाल का मैं आपको डिसाइड दे देता हूँ। जैसे कि आपका जो मान लीजिए इनकम 1 लाख रुपए की है, ठीक है, 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी लोन है जो शादी से पहले ही चल रही है, शादी से कहीं मंथ पहले चल रही है, उसकी आपकी EMI 20,000 तक की जा रही है, जैसे हाउसिंग लोन हो सकता है। आपका फैमिलीज का कोई इनकम सोर्स है नहीं और किसी भी प्रकार का, लेकिन वो डिपेंडेंट आप पे भी है, उनका भी मैंने कहा 10,000 30,000 पे जाते हैं, मतलब आपका परिवार भी डिपेंडिंग आप पे है, आपकी लोन भी जा रही है डिपेंडिंग, जो कि शादी से जो केसेज हो रहे हैं उनसे पहले से ही चल रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखता है कोर्ट, ऐसा नहीं कि इन बातों का ध्यान नहीं रखता है। मान लीजिए आपके 1 लाख रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये जैसे आपकी 20,000 EMI जा रही है कहीं भी, जो पुरानी काफ़ी चल रही है। सेकंड, आपके माता पिता डिपेंडिंग है आप पे, जिनका 10 या 15,000 मान लीजिए, 20,000 उनका मान लीजिए आप एवरेज पे, तो 20 दोनों 40,000 हो गई आपके एवरेज। अब बचा 60,000। अब 60,000 में से कोर्ट डिसाइड ये करेगा कि आपका मेंटेनेंस कितना बने। मान लीजिए आपके पास पत्नी के पास बाल बच्चे हैं,
आपके पास और बच्चे जो हैं वो आपकी पत्नी के साथ रह रहे हैं, पत्नी आपकी एज हाउस वाइफ है, जॉब किसी प्रकार नहीं कर सकती है वो सिचुएशन में, तो आपको 20-25% बन जाएगा उसमें से। ये सिचुएशन कैलकुलेट करता है हमेशा कोर्ट। अगर 20-25 भी नहीं बनेगा मान लीजिए, तो भी आपके बाल बच्चे से दो बच्चे हो गए, देखो 2 या 3 बच्चे होते तब जाके 33% बनते, अदरवाइज अपने इंडिया में 18 से 20% या 20 से 25% तक का ही आपका मेंटेनेंस बनता है। अगर आपकी फिक्स इंक्लूडिंग, जैसे आप 16 नंबर कोई भी ऐसा सरकारी या प्राइवेट आप जॉब कर रहे हो और आपका बिल्कुल फिक्स है कि आपका सोर्स यही है, तो उस बेस पे मैंने आपको ये बता दिया हूँ। थर्ड हो गया कि मैं बिजनेस वगैरह करता हूँ लेकिन मेरी इंक्लूडिंग वो बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है, तो देखो इसमें आरटीआई पे डिपेंडिंग करेगा आपका कि क्या आपकी, जैसे कई बार क्या होता है कि इस महीने आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, 1 लाख रुपये कमा लिया, आगे चल के आपका 1000 की भी इनकम नहीं भी। अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आप आरटीआई रिटर्न कितना भर रहे हो, ठीक है, आपका रिटर्न जो भी है। अभी कोरोना में कहीं लोगों की जॉब जा भी चुकी है, तो यहाँ पे आपका पूरा आरटीआई के बेस पे पूरा इंक्लूड निकाला जाएगा कि सालाना इनका आरटीआई कितना जा रहा है। अब उसके बेस पे आपको डिसाइड करता है कोर्ट की हाँ इनका इतना % बनाया जाएगा जितने आप आरटीआई भरते हो। फोर्थ सवाल जो दोस्तों आपका आ रहा था बार बार में कि अगर उसके माता पिता अच्छे पैसे वाले हैं तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, क्या वो नहीं दे सकते मेंटेनेंस। देखो आफ्टर मेरी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग होती है, वहाँ पे क्लियरली बताया गया कि शादी होने के बाद जो भरण पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक पति की हो जाती है। जी हाँ, अब पति की पूरी जिम्मेदारी है, उसके माँ बाप कितने पैसे वाले, चाहे कितनी प्रॉपर्टी होगी, लड़की के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस की भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी होगी। तो ये आपके माइंड में अगर ऐसा सवाल होता है तो आप इसे निकाल सकते हो। अगला सवाल जो आपका आता रहता है कि अगर मैं मेंटेनेंस नहीं देता हूँ तो मुझे जेल कितनी हो सकती है। देखिए आपको पहले तो एरियस बनता है, जिसे आपका 6 महीने का आपने नहीं दिया, आपके आप एजुकेशन एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद भी आप नहीं देते, कोर्ट आपको 1 महीने के लिए जेल भेज देता है। 1 महीने जेल होने के बाद आप वापस आते हो तो कई लोगों के सवाल आते हैं क्या मुझे वापस आने के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी नहीं, वापस आने के बाद फिर से वापस आपकी पत्नी एप्लीकेशन लगाए कि वहाँ पे जाने के बाद वापस से आपके वारंट निकलेगा, फिर से आपके कोई कुर्की उर्की निकलेगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्की किया जाएगा। अगर वो सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो वापस से आपको जेल की हवा निकाल दी जाएगी, मतलब आपको मैक्सिमम 1 महीने तक की जेल की हवा लग सकती है। तो दोस्तों ये आपके 5 से 6 ग्राउंड थे, मैंने पूरे ग्राउंड इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है मेंटेनेंस से रिलेटेड रह के तो आप इसके कमेंट में छोड़ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।